सबसे पहले खबर हिंदुओं पर पड़ोसी देश में खतरे की। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की शह पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये आरोप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगाया था। पिछले हफ्ते जिस तरह से एक हिंदू नौजवान को सरेआम पीट कर मारने के बाद जलाया गया, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत सारी दुनिया देख चुकी है। इसके बावजूद वहां पर हिंदू लगातार निशाने पर हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं। धमकी भरे पोस्टर बैनर लगाकर हद में रहने को कहा जा रहा है। इसी के खिलाफ भारत में आज कई शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं के हक में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश की सरकार को खबरदार किया गया। अगर हम ही को मारा जाएगा, हमारे ही ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारे युवकों को जिंदा जलाया जाएगा, तो आखिर हम कब तक सहन करें? तो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अन्याय हो रहा है। उनको जो है अच्छा खासा फिर यहाँ भी शुरू हो जाएगा, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। बांग्लादेश सरकार होश में आओ और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। आखिर कब तक वहाँ पर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं की हत्या करते रहोगे? मोहम्मद यूनुस को तो इस्तीफा देके माफी भी मांगनी चाहिए पूरी दुनिया के सामने। देश में इस आक्रोश की वजह बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की क्रूर हत्या है, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू नौजवान दीपू चंद्र की हत्या होती है। आरोप लगता है कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। खबरदार करता सवाल है, क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू पे, वो तुरंत बंद हो। दीपू चंद की जिस तरह से मर्मम हत्या हुई है, ये बिल्कुल रुकनी चाहिए। और हमारा सरकार से निवेदन है, जितने भी बांग्लादेश में घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत से तुरंत भारत से निकाला जाए। हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, हमें बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, ईरान इराक हम पहले भी छोड़ चुके हैं, हमें कश्मीर से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? ये उनकी जो मानसिकता है वो शरिया लॉ लाने की मानसिकता है। और शेख हसीना ने हमारे माइनॉरिटी राइट्स को सेव करने की कोशिश करी थी, तो उसके साथ हुआ। और उस जिहादी यूसुफजाई को एक आप नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री और पुलिस एक दीपू को जिहादी माइंडसेट के साथ उनको आगे बढ़ा देती है, उसको जलाया जाता है और वो कुछ नहीं कहते। जिस बांग्लादेश को हमने पालने पोसने का काम किया, उसको अन्न भेजा, रोटी का इंतजाम किया, और आज वही हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक वक्त था जब बांग्लादेश में 22% हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन आज ये 7.5% ही बची है। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग 7.95% यानी 1.3 करोड़ लोग हिंदू हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू पाकिस्तान की तरह गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान में साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 13% थी, जो अब सिर्फ 1.6% ही बची है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला हर नया हमला उनके सफाई की आशंका से भर देता है। 2 दिन पहले दीपू दास का जो हत्या हुआ है, उनका विरोध में हम रास्ता में उतरे हैं, उनको खबरदारी दे रहे हैं। बांग्लादेश हिंदुओं का मातृभूमि था, हिंदुओं का मातृभूमि है, हिंदुओं का मातृभूमि रहेगा। वो बांग्लादेश में आज हिंदू घटा, हिंदू संख्या से अल्पसंख्यक हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं कैसे पाशविक मध्य युग का बर्बरता जो मानवता को लज्जा देने वाला है, ऐसे ही घटनाएं हो रही है। अरे गरीब को, लाचार को सता रहा है, क्यों सता रहा है? ये गलत कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गलत कर रहा है, ये एकदम गलत कर रहा है, ये एकदम गलत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में इजाफा शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अचानक हुआ। 18 दिसंबर को जिस तरह से एक हिंदू को मारकर जलाया गया, उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय मूल के जयंती संघ और
बाबू शुकुशील के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले से परिवार के लोग किसी तरह बच पाए। हिंदुओं का घर जलाने के बाद बांग्लादेश में उपद्रवी एक बैनर लगा गए, जिसमें पीड़ित परिवार पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और आगे भी इसी तरह के नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। बंगाली में हाथ से बैनर पर लिखा गया, इस इलाके के हिंदुओं को सूचित किया जाता है कि आप पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आप पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अगर हिंदू निर्देशों का पालन नहीं करते तो फिर इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इसके बाद ये भी लिखा गया कि यह आखिरी चेतावनी है। तो मैं इस समय ढाका के आइकॉनिक शाहबाग इलाके पे हूँ, जो 1.5 साल से किया रहा है प्रदर्शनों का। अब यहाँ पर उस्मान हादी की तस्वीरें हैं, लेकिन हिंसा के बाद प्रदर्शन रुक गया है। कुछ अगर नहीं रुका है तो वो यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, खासकर 20 तारीख को जिस तरह चिटगांव में एक परिवार का घर जला दिया गया, वो झाड़ियों जंगलों से होते हुए भागने में कामयाब रहा, लेकिन कट्टरपंथियों ने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया और उसमें ये चेतावनी दी कि अगर आप अपनी धार्मिक गतिविधियां नहीं रोकेंगे जो कि एंटी इस्लामिक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दहशत में आ जाएंगे। और उसी दहशत का सिग्नेचर जो है वो छोड़ के उन्होंने घर को जला दिया, उन्होंने इलाके को जला दिया। और कुल मिला के हिंसा की ऐसी घटनाएं अभी भी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद नाम की संस्था ने 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 के बीच 330 दिनों के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुल 2442 घटनाओं का दावा किया है, जिसमें हत्याएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, पूजा स्थलों पर हमले, ईश निंदा के आरोपों पर गिरफ्तारियां, घरों और दुकानों पर जबरन कब्जा शामिल है। साल 2025 के पहले 6 महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की कम से कम 258 घटनाएं हुई, जिनमें 27 हत्या शामिल है। वहाँ प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा है, एक एक हिंदू को चुन करके मारा जा रहा है। और हमने 3944 लोग अपने सैनिक, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तब शहीद हो गए बांग्लादेश के समर्थन के अंदर। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर अचानक चारों तरफ दिख रही चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि साजिश के साथ हिंदुओं को सताया जा रहा है। बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास के ही मामले को देखिए, जिन्हें ईश निंदा के आरोप में मारा गया, लेकिन दीपू चंद्र दास के भाई ने बताया है कि उनके भाई ने अपनी कंपनी में प्रमोशन के लिए परीक्षा दी थी। प्रमोशन के बाद वो सुपरवाइजर हो जाते। कुछ लोगों को इसे लेकर आपत्ति थी और वो इसे विवाद भी बना रहे थे। जिस तरह से हत्या वाले दिन दीपू चंद्र दास को नौकरी से हटाया गया और फिर उन पर मजहबी भावनाएं भड़काने के इल्जाम लगे, वो अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। लेकिन बिना कुछ जाने समझे बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक को भीड़ के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने का ये तरीका बहुत पुराना है, जो बार बार आजमाया जाता है। अब चुनाव आचार संहिता लगी है तो 10 दिन के अंदर 2 जो युवा नेता हैं उन पर गोलीबारी हो जाती है, एक की मौत हो जाती है, एक अभी अस्पताल में जूझ रहा है। और इन सब के बीच हम देखें कि जो सबसे ज्यादा समस्या बढ़ी है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के है, खासकर दीपू दास के साथ जो हुआ। लेकिन दीपू दास ही ने, उसके पहले कि मैंने सितंबर की घटना रिपोर्ट की थी कि कैसे सितंबर में चिटगांव के पास उत्सव मंडल नाम का एक हिंदू युवक था, उसको भी ऐसे भीड़, और हर बार ये एक ही आरोप होता है, ईश निंदा। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। भारत और बांग्लादेश में हालिया तनाव की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि यूनुस सरकार ने पिछले 10 दिनों में 2 बार भारतीय राजदूत को तलब किया है। बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं को बंद करने की सही वजह तक नहीं बताई। सवाल ये है कि बांग्लादेश को आखिर हुआ क्या है। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के बाहर हुए इस प्रदर्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को खबरदार कर दिया, क्योंकि जिस तरह प्रदर्शनकारी बेकाबू थे, ढाका में कुछ भी हो सकता था। इस प्रदर्शन के बाद भले ही शांति हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। This is the large-scale protest against the Indian mission in several parts of Bangladesh. Several these embassies are highly protected. In fact, I'm in Dhaka and I see the several outer periphery of the Indian embassies is highly guarded by the police. They are protecting this area. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों, आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई है। यही वजह है कि उस्मान हादी नाम के नेता की मौत के बाद जिस तरह से भीड़ ने बांग्ला अखबार का दफ्तर फूंका, भीड़ जान लेने पर आमादा दिखी, उसने बांग्लादेश के हालात से दुनिया को खबरदार कर दिया। सवाल उठे कि बांग्लादेश में भीड़ को इतना बेकाबू क्यों होने दिया गया, सख्ती क्यों नहीं की गई।
इस सवाल का जवाब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर से जब पूछा गया तो उनके जवाब ने सब कुछ कह दिया। बता दिया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो ढाका पुलिस कहती कि हर घटना को रोक पाना संभव नहीं होता। पुलिस ने उपद्रवियों पर इसलिए सख्त कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस पर भी हमला हो सकता था और पुलिसकर्मी मारे जा सकते थे। इतनी बड़ी घटना में किसी की जान नहीं गई। पुलिस इसे ही अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। सोचिए, जब ढाका की पुलिस ये सब कहेगी तो फिर वो कट्टरपंथियों को क्या खाक रोक पाएगी। बांग्लादेश में उपद्रवियों को मिली शह से हिंदुओं में डर है। बांग्लादेश के अंदरूनी इलाके में छोड़िए, ढाका के बड़े से बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी जा रही है। ढाकेश्वरी मंदिर का ही उदाहरण लीजिए, जो सदियों पुराना मंदिर है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के बावजूद इसकी सुरक्षा देखिए। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ये हाल तब है जब कट्टरपंथी खुलेआम पूरे बांग्लादेश में घूम रहे हैं, जिनके खौफ की वजह से इतने बड़े मंदिर में भी नाम मात्र के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और मैं इस समय जहां ढाकेश्वरी मंदिर में हूं, यहां पर भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था वो काफी ज्यादा वो इसीलिए है कि ताकि इसको नुकसान न पहुंचाए, फिर चाहे वो आर्म्ड पुलिस हो, दूसरे इलाके हों, क्योंकि इस इलाके में जो हिंदुओं की संख्या वो सबसे ज्यादा होती है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदुओं से जुड़ा हुआ संस्थान है और इसीलिए यहाँ पर सैकड़ों हिंदू रोज आते हैं। लेकिन ये व्यवस्था पर यह भी सवाल खड़ा करता है और ये बताता है कि आखिर किस तरह कट्टरपंथी इस कदर उत्पात मचाने लगे, इस तरह यहाँ पर हावी हो गए कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ढाकेश्वरी देवी मंदिर का यह हाल है तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों के बारे में सोचना आसान है। बांग्लादेश में हालात तेजी से चिंताजनक बढ़ते जा रहे हैं, जिसका जिक्र विदेश मामलों की एक संसदीय स्थायी समिति में भी किया जा चुका है। बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के कारण भारत 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके पीछे पाकिस्तान है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान और उसके कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसा पिछले साल से ही हो रहा है। अमी की तुमी की रजाकार रजाकार के लगते ये नारे साल 2024 से ही बांग्लादेश में सुनाई पड़ रहे हैं, जिसका सीधा रिश्ता पाकिस्तान से है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना जुल्म कर रही थी, तब उसका साथ देने वालों में रजाकार भी शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने अल्पसंख्यक लोगों को चुन चुन कर मारा, हिंदू महिलाओं से बलात्कार किया, यौन उत्पीड़न किया। इस अपराध में रजाकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहम्मद यूनुस की सरकार में इन्हीं रजाकारों का बोलबाला है। शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद से हर बड़ी यूनिवर्सिटी में यही नारे गूंजते हैं। बांग्लादेश में ISI से लेकर पाकिस्तानी सेना की दखल अचानक बढ़ गई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बांग्लादेश के बहाने भारत को धमकाने की कोशिश हो रही है, जिसमें ताजा कोशिश नवाज शरीफ की पार्टी जो पाकिस्तान की सत्ता में है उसके नेता की तरफ से की गई है। बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। एक गंभीर खतरा यह है कि बांग्लादेश की धरती पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां तेज हो जाएं। दशकों तक भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंधों ने आतंकवाद पर लगाम लगाए रखी, लेकिन अब भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज तक के हाथ बांग्लादेश को लेकर लश्कर आतंकी हाफिज सईद और ISI का ब्लूप्रिंट लगा है। बांग्लादेश को लेकर भारत में सियासत जोरों पर है। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से साधु संत और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ बयानबाजी की और ममता सरकार को मुस्लिम परस्त बताया। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान की हत्या पर आखिर इस बार इतना आक्रोश क्यों नजर आ रहा है? क्या इसकी वजह पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव है? सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है? ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह
जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी। ये बांग्लादेश की घटना पूरे दुनिया को एक तरह से आश्चर्यजनक घटना नहीं, बल्कि जो वहाँ की सच्चाई अब पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत। एक तरफ बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों पर होती हिंसा के खिलाफ हमारे देश के कई शहरों में प्रदर्शन होता है, दूसरी तरफ देश के ही कुछ शहरों से आई खबर बहुत खबरदार करती है। सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन हैं जो धर्म के नाम पर त्योहारों का विरोध करने लगते हैं। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है, लेकिन 4 राज्य से 4 खबर है जहां क्रिसमस का विरोध करने के लिए धमकी तक चंद लोग देने लगते हैं। जरूरी है कि ऐसी सोच को रोका जाए, क्योंकि भारत सब धर्म का सम्मान करने वाला देश है। दिल्ली में सेंटा क्लॉज की टोपी बांटती महिलाओं को रोका गया, भगाया गया। ओडिशा में सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की टोपी ड्रेस बेचने वाले को धमकाया गया। उत्तराखंड में यूपी सरकार के गंगा किनारे वाले होटल में होने वाली क्रिसमस पार्टी को विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। और हिंदूवादी नेता धमकाते फिर रहे हैं कि अगर ईसाई हिंदू त्योहार नहीं मनाते तो हिंदू ईसाई त्योहार क्यों मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम और अब क्रिसमस, भारत में किसी भी धर्म का त्योहार आए एक साथ मनाने की जहां रीत रही, वहां अब धर्म के नाम पर भड़काने वाले लगातार सक्रिय रहते हैं। ये मैसेज या तो आपके व्हाट्सएप पर आ चुका होगा या आने वाला होगा, जिसमें लिखा होगा कि हिंदू हैं तो क्रिसमस नहीं तुलसी पूजन दिवस मनाना। शायद साथ में ये वीडियो भी आए। देश का संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, धार्मिक आजादी दी गई है, लेकिन फिर कुछ लोग क्या करते हैं। दिल्ली का वीडियो देखिए। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की मार्केट में क्रिसमस की टोपी और क्रिसमस से जुड़ा पैम्फलेट बांटती कुछ महिलाओं को वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति जताकर विरोध किया और भगाना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री केजरीवाल की पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस वीडियो को शेयर करके लिखने लगे, मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली देते हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली, न कोई सांप्रदायिक एंगल है। पुलिस को नहीं दिखा, बाकी दिख रहा है। जहां ओडिशा का ये वीडियो चर्चा में है, सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेचते शख्स को कार से आए लोग धमकाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये जिन लोगों को आप दिल्ली और ओडिशा में सेंटा क्लॉज की टोपी ड्रेस बेचने बांटने से रोकते देख रहे हैं, ये कोई बड़े चेहरे या बड़े संगठन से जुड़े नहीं दिखते। लेकिन चिंता यही तो बड़ी है कि जब कोई भी कहीं से आकर किसी को रोकने का ठेकेदार बनने लगेगा, तो फिर कैसे कानून अपना काम करेगा। जिसका नतीजा यह है कि अब कोई भी कहीं से भी उठकर अपनी धार्मिक ठेकेदारी दिखाने लगता है। जैसे ये इंदौर में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक का फरमान है। लिखा है कि किसी स्कूल या कार्यक्रम में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को सेंटा क्लॉज या जोकर बनाया गया तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाया जाएगा। हरिद्वार में गंगा किनारे ये भगीरथ होटल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित होता है। यहाँ पर क्रिसमस पार्टी होनी थी, 24 तारीख को आयोजन था। पंडितों और पुरोहितों ने विरोध किया, पार्टी कैंसिल कर दी गई। हरिद्वार के गंगा घाट पर जिस भागीरथी होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। वो लोग ध्यान से सुन ले, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, वरना इसका कड़ा विरोध वहीं जाकर जताया जाएगा। कानूनन कुछ गलत हो तो उसे रोकना समझ आता है, लेकिन एक तरफ जब बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों पर आए खतरे का विरोध देश भर में होता है, तब अपने ही देश में दूसरे धर्म के त्योहार में कुछ लोग को धमकी, रोक टोक की आजादी क्यों दी जाती है। इससे किसी का धर्म मजबूत नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर हमारे देश में खाई जरूर चौड़ी की जाती है। खतरे में तो हर धर्म का नागरिक तब भी आ जाता है जब वो पुलिस थाने में न्याय मांगने पहुंचता है, लेकिन जब वही पुलिस थाने अन्याय का अड्डा बन जाए तो जरूरी है
कि खबरदार किया जाए। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के 2 थाने की खबरें चौंकाती हैं, जहां आगरा में दावा है कि निर्दोष को गुनाह कबूलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। वहीं बिजनौर में आरोपी को बचाने के लिए पुलिस वालों ने ही गाड़ी बदल दी। फिल्मों में अब तक जिसे सुना और देखा, आज हकीकत में देखिए और सुनिए। अस्पताल के बेड पर लेटे शख्स का नाम राजू है, उम्र 35 साल है। उत्तर प्रदेश में आगरा के किरावली थाने के कुछ पुलिस वालों ने निर्दोष राजू को हत्या का गुनाह कबूलवाने के नाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर थाने के भीतर दिया। उल्टा लटका दिया, डंडों से पीटते रहे ताकि एक हत्या के मामले में बेगुनाह राजू पुलिस के सामने मर्डर की बात कबूल ले। नहीं माना तो राजू को थाने में ही पीट पीट कर बेहाल कर दिया। मैंने कही मेरा कोई हाथ नहीं, तो उन्होंने डंडे छोड़े कि तू मनसेगा, तेरा हाथ है 100%। तो मैंने कही मेरा नहीं है, तो डंडे छोड़े और ये कही कि कई लाख नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी खराब कर देंगे, नहीं मनसे जा। मैंने नहीं मनसो। फिर मारते मारते मैं बेहोश हो गया और फ्रैक्चर हो गया पैरों में, और वो खड़ा करके बैठा के अपनी गाड़ी में ले गई। गाड़ी में ले जाने के बाद में फिर उन्हें हॉस्पिटल में, किरावली हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और थोड़ा होश आने पर दबस दे रहे कि मतलब सही बताया दे अब, नहीं तो हम तेरी जिंदगी को खराब कर देंगे लास्ट तक। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, पता ही नहीं है। फिर हमारे पिताजी इनको चोट की पता पड़ी कि हल्की सी बारीक चोट है, और फिर इन्हें 10,000 रुपया देने की कोशिश की कि 10,000 रुपये ले लो और इलाज करा ली बच्चन के काजे। तो पिताजी ने वापस पैसे कर दिए। सुना आपने, मतलब पहले झूठ बोलकर फंसवाएंगे, फिर थाने में पीटेंगे, फिर खुद ही गनीमत कहिए कि उत्तर प्रदेश में आगरा के ये पुलिस वाले पीड़ित राजू को अस्पताल तक पहुंचाए। वरना इतिहास गवाह है, पुलिस अस्पताल लाती नहीं बल्कि फेंक कर चली जाती है। लेकिन यहाँ वही पुलिस वाले दावा है 10,000 रुपए पीड़ित राजू के घर वालों को मुंह बंद करने के लिए देने लगे। मर्डर है, मेरे ऊपर थोप रहे हैं, मर्डर मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर, इसी वजह से उन्हें मैं मारा हूँ। पुलिस वाले 4 सिपाही है, एक एसओ साहब है और एक धर्मवीर थानेदार है और रवि मलिक, और दोनों के नाम मुझे याद नहीं, 4-5 जने थे। एसओ साहब मारपीट भैया, एसओ साहब मौके पे थे, इन्होंने मारपीट के साथ में वही गई। जब एसओ साहब मौके पे थे और थानेदार भी ने मेरे पैर पकड़े, पैर बांध के ऊपर लटका के और डंडे दिए। बहुत बेरहमी से हाथ पांव तोड़े हैं सब। उत्तर प्रदेश में कौन से गुंडे पुलिस वाले हैं जिन्हें खाकी पहनने को मिल गई? दावा है कि राजू को मर्डर केस में फर्जी तरीके से फंसाने में जुटे पुलिस वाले इतने मनबड़ हो चुके थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के फोन पर भी पीड़ित को छोड़ा नहीं बल्कि थाने में पीटते रहे। तो इसके फ्रैक्चर हुआ, जब पता लगा कि इसके फ्रैक्चर है और ज्यादा 3rd डिग्री दी गई है, पैरों को बांध करके उल्टा पैर करके तोरन मार लगाई। मारपीट हो रही थी जिस समय हमारे मामा जी बैठे हुए थे, उनके पिताजी और उनके छोटे वाले मामा, तो वो थे बाहर नीचे। उनसे ये कहा था हम पूछताछ कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम था। हालांकि एसपी सिंह बघेल जो मंत्री हैं उनका भी फोन गया था कि हाथ मत लगाओ, लेकिन उनकी भी उन्होंने नहीं मानी। उसके बावजूद भी उन्होंने हाथ छोड़ा। लेकिन वो कल मैं जब गया था तो मैंने उनसे कहा था, मैंने भाई तुमने इतना क्यों मारा इसे, ऐसी क्या बात होगी कि तुम्हें कोई ये हत्यारा लग रहा है, ये मर्डर केस करता है या क्या है, सीधा साधा व्यक्ति है, खेती करता है। बोला साहब गलती होगी हमसे, उन्होंने हमसे गलती मांगी। बोला हम गलती मानते हैं और जो भी खर्चा होगा हम खर्चा देने को इनको तैयार हैं। आगरा में एक बेगुनाह को फंसाने, थाने में पीटने वाले इस बड़े गुनाह में इसके बाद एक्शन हुआ। किरावली के थानाध्यक्ष, एक उप निरीक्षक और एक बीट आरक्षी समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। वहीं अचनेरा के एसीपी राम प्रवेश गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल है कि पुलिस वालों पर केवल सस्पेंशन और ट्रांसफर की ही कार्रवाई की, क्यों नहीं आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई? क्या निर्दोष को थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले पुलिस वालों को कोई अभेद्य सुरक्षा दे रखी है? उत्तर प्रदेश के भीतर पुलिस वालों पर सरकार की सख्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिजनौर थाना नांगल के कुछ पुलिस वालों की कारस्तानी सुनेंगे तो लगेगा हे भगवान, ऐसे लोगों के भरोसे जनता की सुरक्षा और इंसाफ है। बिजनौर में मिट्टी से भरे डंपर से क्रेटा कार टकराने पर 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसके बाद जिस डंपर से 4 मौत हुई उसे थाने के एसओ और सिपाही ने बदल दिया। दावा है कि अवैध खनन को छिपाने के लिए मिट्टी से भरे डंपर को बदल दिया गया।
मिट्टी से भरे डंपर की जगह दूसरे खाली डंपर को लाकर थाने में खड़ा करवा दिया गया, जिसके बाद बिजनौर में थाना प्रभारी और सिपाही को सस्पेंड करना पड़ा। ये दो खबरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के कई पुलिस थानों में ऐसे पुलिस वाले बैठे हैं जो न केवल अपराधियों को बचा रहे हैं बल्कि निर्दोष को फंसा भी रहे हैं। इसके लिए बेगुनाह को पीटकर उसके पैर तक तोड़ने पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इसीलिए जरूरी है कि एक बड़ा अभियान चलाया जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस के थानों और चौकियों में बैठे दागदारों की सफाई की जाए। धर्म के नाम पर नागरिक की सुरक्षा की चिंता अगर राजनीति करती है तो आज वो बिहार की इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि बिहार के स्कूलों की हालत ऐसी है जहां छात्रों को कहीं पढ़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर हैं तो स्कूल की हालत ऐसी है जहां बच्चों की जान तक खतरे में है। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए खबरदार करने वाली मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। शुरुआत बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खबरदार होकर ध्यान दें, क्योंकि सरकार भले लगातार उनके नेतृत्व में बन रही हो, लेकिन बिहार में स्कूलों की हालत भी लगातार सुधर नहीं पा रही। जहां बच्चे आज भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर गांव से मिले उधारी के कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ध्यान दें, क्योंकि जिस बिहार में जनता बार बार ऐतिहासिक जनादेश दे रही है, बड़ा आदमी बनवा दे रही है, वहीं पर ऐसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं जहां खुले आसमान के नीचे ही बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की लाचारी है। जब मंत्रियों की कुर्सियों के तौलिए तक नए बदल दिए जाते हैं, उस दौर में बिहार के भीतर स्कूलों की हालत क्यों नहीं बदल पा रही है? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी आज खबरदार होकर ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि बिहार में स्कूल के नाम पर ऐसे खंडहर में पढ़ाई करवाई जा रही है जहां शौचालय के नाम पर मानो सुरंग में बच्चों को भेजा जाता है। लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बगहा 4 जगहों के सरकारी स्कूल की हालत देखकर आज आप भी पहले बिहार की सरकार को खबरदार करिए। आगे फिर एक एक करके हर राज्य के स्कूलों की हालत हम दिखाते रहेंगे। खबरदार करिए ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ तो सकें। खबरदार करिए ताकि धर्म के नाम पर खतरा बताने वाली राजनीति में बच्चों के ऊपर आए असली खतरे को लेकर हर सरकार जागे। सबसे पहले संवाददाता रोहित सिंह लखीसराय पहुंचे। यहां नेशनल हाईवे के ठीक बगल स्कूल चलता है, स्कूल खड़ा है, बाउंड्री वॉल नहीं है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं लखीसराय का ये हलसी प्रखंड है और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा यहाँ पर मौजूद है। और आप यहाँ तस्वीरें आप देखिए, ये स्कूल बिल्कुल कह सकते हैं ये सड़क से लगा हुआ है और ये काफ़ी कह सकते हैं बिजी ये सड़क है, लेकिन स्कूल जो ये सड़क के बगल में ही यहाँ पर मौजूद है, ये स्कूल में आज तक एक 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल तक नहीं जो है उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं या जो शिक्षक पढ़ाते हैं यहाँ पर, उनको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे के बगल में ये स्कूल है लेकिन एक बाउंड्री वॉल तक स्कूल में नहीं है, क्यों आखिर? बाउंड्री वॉल के लिए सर हम लोगों ने विभाग को कई एक बार लिखा है, विभाग से मांग किया है, काफ़ी दिक्कत होती है। खास करके छोटे छोटे बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं, ग्रामीण पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं और यहाँ दलित वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के ही ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय खुलने के पूर्व से हम लोगों को रोड किनारे वहाँ खड़ा रहना पड़ता है और विद्यालय में जब बंद होता है, विद्यालय छुट्टी जब होती है तो विद्यालय से बच्चे रोड क्रॉस करें, इसके लिए हम लोगों को रोड पर खड़ा रह के पार करवाना पड़ता है रोड। जब बाउंड्री वॉल ही नहीं तो किस बात की सुरक्षा, जहां नल की टोटियां तक गायब हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है पीने का पानी का, लेकिन केवल एक में ही यहाँ आप देख सकते हैं टोटी लगा हुआ है। ग्रामीण लोग और समाजी तक तो शाम में आते हैं, यहाँ जमावड़ा लगाते हैं और उन्हीं के लोगों के द्वारा टोटी खोल लिया गया। 3-4 बार टोटी खोल लिया गया, हम लोग लगाते हैं।
जमुई के सरकारी स्कूल का हाल दिखाने जब संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे, पता चला यहाँ स्कूल के नाम पर मजाक सरकार चलवा रही है। ये स्कूल चलता तो है, बच्चे भी यहाँ पर तकरीबन 50 बच्चे पढ़ते भी हैं, शिक्षक भी यहाँ पर 5-5 जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल का अपना एक भवन तक नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है, तो ये बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? तो ये बच्चे गर्मियों में पेड़ के नीचे और फिर सर्दियों में गांव का जो एक चबूतरा है जहाँ पर गांव के लोग दोपहर या शाम के वक्त बैठ के गप्पे मारते हैं, वहाँ बैठ के अब सर्दियों के मौसम में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग गांव के द्वारा दिया गया यात्री शेड को घेर के ही काम चला रहे हैं, जबकि ये विद्यालय मैंने 2013 से ही स्थापित है यहाँ NPS गोसाई 2 के नाम से, लेकिन अभी तक हम लोग जो है भवन विहीन बने हुए हैं। मतलब 12 साल हो गए स्कूल को मतलब कार्यरत। जी। अब उस कमरे को भी देखकर बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री थोड़ा शर्म कर लें, जहां ठंड में राजधानी के चमचमाते कमरे में हीटर जलाकर बैठने वाले अधिकारी आराम से बच्चों के हित की नीतियों का ढिंढोरा पीटते हैं। वो देख लें कि गांव वालों से एहसान के तौर पर मिला कमरा लेकर कैसे स्कूल चलवाया जा रहा है। यही एक यात्री शेड जो है, पहले तो ये खुला हुआ था। ये जी पूरे ये ओपन था सर, और बीच बीच में जो है ग्रामीण के द्वारा हम लोग को भी कहा भी जाता है कि सर आप लोग अपना इंतजाम करिए, तो हम लोग जो है अपना इस पर जो है यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये बनाने का मकसद दूसरा चीज था जो है कि आप लोग सर व्यवस्था अपना सरकार को एप्लीकेशन दीजिए विभाग को, जिससे आपका भवन आए और हम ये जो है जो जिस मकसद से हम बनाए थे वो मकसद में अपना यहाँ मौजूद रहें। मानो हर जिले का यही हाल है। ये मुंगेर में देश के पहले राष्ट्रपति और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम से स्थापित विद्यालय का हाल है। स्कूल कम खंडहर ज्यादा, 9वीं से 12वीं तक की क्लास यहाँ चलती है। कहने को 450 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दिखते ना के बराबर है। शायद इसकी वजह स्कूल की हालत है। जो सरकार की बड़ी योजना थी, जो गरीब छात्रों हैं उसको उसके लिए जो है उसको उच्च क्वालिटी की शिक्षा के लिए वो बनाया गया था। लेकिन आप देखिए, आप गिनती करें 1 2 3 4 5, ये 5 तालों में बंद है। बिल्डिंग की स्थिति भी आप देखकर खुद समझ सकते हैं। जहां स्मार्ट क्लासरूम इतने ताले में बंद है कि लगता है जैसे यहाँ खजाना भरा हो, पर यह भी मजबूरी है, क्योंकि बाकी दरवाजों की हालत देखिए जो एक झटके में टूट सकते हैं। और अब आप जरा बगहा के स्कूल की हालत देखिए। इन्हीं बच्चों के लिए तो तमाम सरकारी दावे होते हैं, लेकिन इन्हें ना स्कूल मिला ना फर्नीचर, बस दावों से आंखें सबकी चौंधियाई जाती हैं। कठिनाई होती है आप लोग को? हाँ। क्या मांग करती हैं सरकार से? कहते हम लोगों को स्कूल बन जाए। हमारे विद्यालय नहीं है और भवन भी नहीं है, ना किचन है और नहीं बाथरूम भी नहीं है। लड़कियों को परेशानी होती है जाने के लिए, चले परेशानी होती है, और ना ही भवन है ना ही फील्ड है। बरसात और ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम भवन नहीं है हमारा, ना ही कल है ना ही बाथरूम। हम लोग उधर खेत में जाते हैं, वहीं पे कोई गांव के आवारे होते हैं, हम लोग को कुछ बोलते हैं, इसीलिए हम उधर भी नहीं जा पाते, घर पे जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को। बच्चों की ये बात सुनकर भी अगर बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री नहीं जागते, तो फिर क्या इसकी वजह यह है कि बच्चे वोट नहीं देते हैं? बच्चे अगर वोटर होते तो सरकार हर स्कूल को चमचमवा देती। इसीलिए आज हम खबरदार कर रहे हैं, इन स्कूलों में बुनियादी संसाधन दिए जाएं, अभियान चलाकर सरकार हर कमी पूरा करे। आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों से खबरदार करने की बारी है। दिल्ली पुलिस ने नकली खाने पीने की चीज बनाने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक्सपायरी डेट बदलकर और फर्जी बारकोड लगाकर सामान बाजार में बेचते थे। खबरदार, दिल्ली में बच्चों को बेचा जा रहा है जहर। इसमें ओरियो है, मिनी ओरियो है, बिस्किट्स हो गए, फैंटा जीरो शुगर, कोको कोला भी है, माउंटेन ड्यू है, डबल शॉट है, ट्रिपल शॉट है।
खबरदार, कहीं आप भी नकली कॉफी तो नहीं पी रहे। कॉफ़ी ओरिजिनल्स हैं, नेस्कैफे भी है, स्टारबक्स भी है। इसके अलावा सॉस में हेंस केचप है, हेंस टोमेटो सूप है, चॉकलेट्स में बिस्कॉफ है, न्यूटेला है, लिंट भी है, कैडबरीज है, आइस ब्रेकर्स हैं, प्रिंगल्स हैं, लेज हैं, चीटोज हैं। दिल्ली में नकली खाने पीने का सामान बनाने वाली फैक्ट्री का ये वीडियो सबको खबरदार करता है। पहली नजर में लगेगा कि ये कोई बिस्किट और खाने पीने के सामान बनाने की फैक्ट्री, लेकिन इस फैक्ट्री की हकीकत सुनकर होश उड़ जाते हैं। हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पास के मार्केट, दुकान और मॉल से और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान आप अपने परिवार के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक्सपायर हो, क्योंकि दिल्ली में गोरख धंधा बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज़्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज़्यादा हैं, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनीगर, मेयोनेज 23,000 किलो से ज़्यादा है, 23,000 किलो से ज़्यादा है। सोचिए, नकली सामान बनाने वालों ने बच्चों की चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट तक को नहीं छोड़ा है। दिल्ली पुलिस की छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे फैक्ट्री में जिन सामान की एक्सपायरी डेट बीत चुकी है, उसकी तारीख बदली जा रही है और मशीन से बार कोड दोबारा ऐसा प्रिंट किया जा रहा है जिससे ताकि सामान दोबारा बाजार में उतारा जा सके। खाने पीने की चीजों को लेकर जागरूकता के रूप में हर कोई एक्सपायरी डेट ही तो देखता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस खुलासे ने खाने पीने के सामान से जुड़ी इस जरूरी जांच को भी शंका से भर दिया, क्योंकि सामान पर लिखी जिस तारीख से अब तक सब कुछ हम लोग तय मानते आए, उसे किसी भी प्रोडक्ट से मिटाना बच्चों का खेल बना दिया गया है, जिसने असली नकली के फर्क को ही धुंधला कर दिया है। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अटल, मुंबई स्थित थोक एजेंट, जिसमें 2 हैं वहां पर मुंबई वाले, माध्यम से यूके, यूएसए, दुबई एवं अन्य देशों से निकट एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद अत्यंत कम दामों में आयात करता था। भारत पहुंचने पर अधिकांश उत्पाद एक्सपायर हो चुके थे अथवा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते थे। कानून के अनुसार इन्हें नष्ट करने के बजाय आरोपी द्वारा अवैध रूप से उत्पादों का रीपैकेजिंग किया जाता था। दिल्ली के सदर बाजार में की गई इस छापेमारी में कुल 4.5 करोड़ रुपए का नकली सामान बरामद हुआ है। इसे शॉपिंग मॉल और ई कॉमर्स के जरिए बेचा जा रहा था, जिसमें बच्चों के आहार और रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं। नकली सामान की फैक्ट्रियां दिल्ली ही नहीं, जयपुर में भी मिली हैं। जयपुर में जनता की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने नामी कंपनियों के नाम से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 7,500 लीटर नकली घी बरामद हुआ, जबकि इस अवैध कारोबार में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश के युवाओं के हक के रोजगार पर आज तक करता है खबरदार। आज बारी है उस सियासत से खबरदार करने की जो वोट बैंक देखकर नौकरी देने का ऑफर करती है, लेकिन जहां बिना वोट बैंक देखे नौकरी देने की जरूरत है, वहां पर चुप्पी साध ली जाती है। खबर झारखंड से है, जहां के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिहार की हिजाब विवाद में आई डॉक्टर नुसरत को नौकरी का ऑफर देते हैं, जबकि इन्हीं के राज्य में सैकड़ों पद डॉक्टर के खाली पड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत को नियुक्ति पत्र देते हुए हिजाब खींचा। विवाद बढ़ा। नुसरत ने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की। 31 तारीख तक का मौका बिहार में दिया गया है। मुस्लिम बेटी, डॉक्टर, हिजाब, नियुक्ति, विवाद में धर्म का एंगल देख पड़ोसी राज्य झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एंट्री ली। इरफान अंसारी ने ऐलान कर दिया, नुसरत को झारखंड सरकार नौकरी देगी। 3 लाख सैलरी, सरकारी घर, मनचाही पोस्टिंग, सुरक्षा, सबका ऑफर। हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। हिजाब विवाद से केंद्र में आई डॉक्टर नुसरत को हर तरह के सम्मान सुरक्षा के साथ नौकरी का ऑफर क्या वाकई
बेटियों के सम्मान में दिया जा रहा है या फिर ये केवल सियासत है? तो इतना फड़फड़ा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जैसे सब इन्हीं के हाथ में है। अरे यहाँ के जो डॉक्टर पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम सुविधा दे नहीं रहे हो, तुम क्या दोगे? बीजेपी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या तमाम हिजाब वालों को नौकरी देने का ठेका झारखंड सरकार ने उठा रखा है, यानी क्या तुष्टीकरण के लिए झारखंड सरकार कुछ भी करेगी, वो भी तब जब यहाँ के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए खुद ही डॉक्टर्स की घोर कमी है। डॉक्टर नुसरत को उनके अधिकार की नौकरी मिले, लेकिन नुसरत की नौकरी पर सियासत चमकाते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्या यही ऑफर अपने राज्य में दूसरे डॉक्टर्स की नियुक्ति पर देंगे? जिस झारखंड में एक डॉक्टर पर 5,500 मरीज को देखने का जिम्मा है, जबकि WHO के मानक के अनुसार हर 1,000 नागरिक पर एक डॉक्टर होना चाहिए। क्या अपने हेल्थ सिस्टम की चिंता इरफान अंसारी को है, जिनके राज्य की हालत ये कि करीब 37,500 डॉक्टरों की आवश्यकता है और केवल 7,000 डॉक्टर राज्य में हैं। झारखंड में 1,021 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, हैं केवल 185। तो जरूरी है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जितनी सियासी तत्परता डॉक्टर नुसरत को नौकरी अपने राज्य में देने के लिए दिखाते हैं, काश वही सक्रियता राज्य में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने में भी दिखाएं। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।